सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आई होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग जल्दी से। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में या सेशन में हम लोग करने वाले हैं फिज़िक्स के वो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। कितने क्वेश्चन हैं? 15 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन कुल मिला के जब मैंने देखे तो ये 15 भी नहीं है। आइंस्टाइन जी की नाक कटवाएं एसएससी वाले हैं। 13 क्वेश्चन मात्र पूछे गए हैं, सिर्फ 13 क्वेश्चन। एक उसमें केमिस्ट्री का था, देखे थे जो आपको ई बुक मिली होगी उसमें आपने देखा होगा। एक तो केमिस्ट्री का था तो जो मैंने हटा दिया, और एक और कोई ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो टोटल 13 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर देंगे। क्या स्क्रीन का क्या हो गया? बस फिज़िक्स, हाँ बस फिज़िक्स होगा। बस फिज़िक्स करेंगे, बस केमिस्ट्री करेंगे एक दिन, और बस बायो करेंगे एक दिन। बस हिस्ट्री करेंगे, बस स्टैटिक जीके करेंगे। बस इतने में हो जाएगा सब कुछ हमारा कल्याण। ठीक है, चलो भाई 13 क्वेश्चंस हैं, तो 13 क्वेश्चंस को जो है जल्दी से अटेम्प्ट कर लेते हैं। बड़ा कम क्वेश्चन है। अब झूठ क्या बोल रहे हो? इसका मतलब तुम ई बुक देखे ही नहीं अभी तक खोल के कि कितने क्वेश्चन हैं। देख लो जाके, उसमें 15 ही क्वेश्चन हैं और वो भी 13 क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन करो जल्दी से। वेन अ सेलर जम्प्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड। है ना, जब नाविक नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर चल जाती है। ये दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? न्यूटन की गति का पहला नियम है, तीसरा है रेक्टिलिनियर यानी कि एक लाइन में जो मोशन होता है वो है, या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का। तो बात हो रही है यहाँ पे बोट मूव्स बैकवर्ड। नाविक जब कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलती है, क्या दर्शाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर आप में से मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया होगा, लेकिन एसएससी ने जो माना था, अभी जो आंसर किया है उसमें पहला वाला लगाया, लेकिन वो गलत है। ठीक है, इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको कि हम अभी जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, है ना। फॉर एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन लॉ भी इसको बोल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि किस तरह से जैसे एक सेलर ने जंप किया वैसे यहाँ पर एक बॉय जो है जंप कर रहा है और इसको पुश कर रहा है बोट को पीछे की तरफ। तो एक्शन के लिए रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन जॉ, है ना, जॉ एक्सर्ट्स फोर्स ऑन फिस्ट, नॉट फर्स्ट फिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिकॉयल होता है गन का, वो भी यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है कि जिस तरह से आपकी ये यहाँ से बुलेट निकली उस तरह से पीछे आपका जो गन है वो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे क्या क्या चीज़ें काम करती हैं अगर हम बात करें तो, और क्या काम करता है? जैसे जो हमारा रॉकेट होता है ना, रॉकेट जब उसको हम छोड़ते हैं तो इसका जो भी फ्यूल होता है रॉकेट का वो पीछे की तरफ आता है, जो कि उसको, क्योंकि रॉकेट पीछे की तरफ, मतलब जो फ्यूल है वो नीचे की तरफ गया तो इसके ऊपर की तरफ जो है फोर्स लगाएगा रॉकेट में। न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे हमारा, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं, एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना, द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे हमारे बेस्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि तो जब हम बस में बैठे होते हैं, फिर किसी भी गाड़ी में बैठे होते हैं जो स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है, एकदम से जब वो चल जाती है, मतलब एकदम से वो मोशन में आ जाती है, तो हम क्या होते हैं, हम पीछे की तरफ लीन हो जाते हैं, बिकॉज हमारे जो लोअर बॉडी, जो हमारे फुट हैं, वो कॉन्टैक्ट में, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थे, लेकिन वो स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, लेकिन अपर बॉडी तो अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है, तो पीछे की तरफ हमारा शरीर चला जाता है। इसका उल्टा होता है, जब ब्रेक्स लगते हैं तो हम आगे की तरफ लीन हो जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए, इनर्शिया दो तरह का होता है, इनर्शिया एट रेस्ट और इनर्शिया एट मोशन। इनर्शिया एट रेस्ट का मतलब है जैसे कि गाड़ी रेस्ट में थी, एकदम से चल गई तो इनर्शिया एट रेस्ट, चल रही थी एकदम से रुक गई तो इनर्शिया एट मोशन। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए इनर्शिया एट रेस्ट और इनर्शिया एट मोशन के बीच में आपको। इसी तरह आप यहाँ पे केपलर के जो प्लानिटरी लॉज होते हैं, ठीक है, उनको रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पर कि जो केपलर ने कितने प्लानट के लॉज दिए थे। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि केपलर जी ने 3 प्लानिटरी लॉज दिए थे। पहले वाले को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया,
कि जितने भी हमारे प्लैनेट हैं अराउंड द सन एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं क्या। पहला तो लॉ ऑफ एरिया है, दूसरा है लॉ ऑफ क्या चीज़ सर, डेली पुलिस के वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है भाई अजय तोमर जी, वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। और दिल्ली पुलिस के लिए अभी, दिल्ली पुलिस के लिए मतलब कौन सा भी वैकेंसी आ गई क्या है। तो लॉ ऑफ एरिया हो गया, और ये लॉ ऑफ आपका क्या होगा, लॉ ऑफ क्या बोलेंगे इसको, इक्वल एरिया स्वेप्ट किया, लॉ ऑफ एरिया, सॉरी एक सेकेंड ये होगा आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये होगा आपका लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, हमने पढ़ा था कि किस तरह से जब प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये सन हो गया हमारा, और ये हमारा जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ है, तो इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया जो है ये स्वेप्ट करते हैं, तो लॉ ऑफ एरिया होता है। और तीसरा जो होता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। ठीक है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड जो कि किस तरह से रिलेटेड है, टी स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सेमी मेजर एक्सिस का जो क्यूब होता है उसके। दो मासेज हैं, 1 किलो का 2 किलो का। ठीक है, एक हाइट से उनको ड्रॉप किया जाता है, हाइट है 3.2 मीटर। अब उनकी वेलोसिटी आपको बतानी जब वो ग्राउंड में टच करेंगे। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इस पर सीजीएल मेंस में पिछली बार क्वेश्चन भी बना था शायद, यस बना था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा दैट इज़ लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जब ये एक हाइट में थी हमारी दोनों बॉल्स, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ इसमें स्थितिज ऊर्जा थी, यानी कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, जो कि किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मतलब उसकी करंट स्टेट से आती है, कि उसकी स्टेट क्या है, अवस्था की वजह से आती है। अब इनको क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया। जैसे इनको छोड़ा जाएगा तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि गतिज ऊर्जा में। ये वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन की वजह से आती है। जब कोई चीज़ चलना स्टार्ट करती है, कोई भी चीज़ मूव कर रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। ठीक, तो जैसे ही मीन्स बॉल को ड्रॉप करेंगे तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी, और जैसे ही बॉल टच करने वाली होगी ग्राउंड को, तो उसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो चुकी होगी, कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं मिड पॉइंट पे क्या होगा, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल इक्वल होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे 100 जूल थी, तो मिड पॉइंट पे 50 जूल का पोटेंशियल होगी, 50 काइनेटिक होगी। और जैसे ही टच करने वाली ग्राउंड में, यानी हाइट ऑलमोस्ट जीरो पर रहेगी, तो वहाँ पर 1000 जूल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक, तो अब इनका अलग अलग निकाल लो या फिर कंबाइन करके निकाल लो, आने वाला एक ही सेम है। जैसे कि हम दो मासेज हैं, 1 किलो का 2 किलो का, तो 1 किलो वाला ले लेते हैं। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, m इंटू जी इंटू एच, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, द्रव्यमान, और ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हाइट है। ये कन्वर्ट हो चुका होगा पूरा किस में, काइनेटिक एनर्जी में, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास है 1 kg, ग्रेविटी 10 रखेंगे, हाइट कितनी दी हुई है 3.2 मीटर। ठीक है, हाफ mv का स्क्वायर, v निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से 32 निकल आएगा। ठीक है, 10 का गुणा 3.2 में करेंगे, 2 वहाँ पर जाएगा, 32 गुणते 2, v स्क्वायर 64, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। कमेंट में ये बताओगे कि वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। अब सेम काम जो है अब आप करेंगे 2 kg मास के लिए। तो m है 2, ठीक है, 2 किलो है मास, और g है आपका 10, h है आपका 3.2, हाफ mv स्क्वायर, m कितना है इस बार 2 है, पहले 1 था और अभी 2 किलो वाला मास है यहाँ पे, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 से कटेगा, ये 32 बना देगा, ये मतलब डेसिमल खत्म कर देगा इसका एक, और 32 में 2 का गुणा करोगे 64 आएगा। यानी कि यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी आ रही है 8, है ना, v स्क्वायर है 64, तो v कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकेंड फॉर बोथ, क्लियर है। और वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन जो बनते हैं वो बड़ी सिलेक्टेड टॉपिक से बनते हैं, स्केलर, वेक्टर, रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से बनते हैं, तो इन्हीं से ही बस क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, बुक्स तो अवेलेबल हैं भाई, ऋतिक ठाकुर आएंगे क्या कब तक। ठीक है, हाँ, कौन सी एनोटेड PDF सेंड कर दो भाई, कौन सी अवनीश, कौन सी बताओ तो, कौन सी।
In metro station, it was observed that on average 20 people were per minute were using the escalator to reach at a height of 15 meters. Calculate the power of the escalator, assuming the average mass of people to be 50 kg and acceleration due to gravity to be 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या निकालना है आपको? पावर निकालना है. पावर को फॉर्मूला क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स बता देना प्लीज़ सर, रेलवे के लिए मस्त क्वेश्चन होते हैं सर, आप इनको मैं नहीं पढ़ते हो. अच्छा, अभिषेक सराफ, तुम पिछले कुछ दिनों से ही कमेंट कर रहे हो ना, एक वार्निंग तुम्हें दे देते हैं. ठीक है, हाँ, ब्लॉक कर दिया दीपक दुबे, चिंता मत करिए. इसका रोज़ का, इनका भाई साहब का रोज़ का ये हो गया. सर आप फालतू कमेंट पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? अब तुम्हारा कमेंट पढ़ा तो क्यों पढ़ा मैंने? क्योंकि तुम्हारा फालतू का है ना. तो अब चलो गए तुम यहाँ से, है ना. अब फिर से अगर ये फालतू कमेंट करोगे तो फिर खैर. तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, है ना. कितना काम किया गया और कितने टाइम में वो काम किया गया, तो वो बताता है हमें. अब वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन कौन कर रहा है यहाँ पे? एक्सकेलेटर कर रहा है, लोगों को हाइट पे ले जा रहा है 15 मीटर की. यानी कि यहाँ पर कौन सी चीज़ काम करेगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, वर्क डन क्या होगा यहाँ पे? वर्क डन वही जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो लोगों को ग्रेविटी के अगेंस्ट एक सर्टेन हाइट में उठाया गया है, यहाँ पर वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी, mgh. ठीक, m कितना है? हर एक बंदे का मास, पीपल का मास 50 किलो इन्होंने बोला है, लेकिन हैं कितने टोटल लोग? 20 लोग हैं, तो पूरा मास इतना हो जाएगा. ग्रेविटी 10 है, हाइट पे कितनी उठाया जा रहा है? 15 मीटर की हाइट पे उठाया जा रहा है, 15 मीटर की हाइट पे. ठीक है, 15 मीटर की हाइट पे उठाया जा रहा है. अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर देना है तो वर्क डन निकल के आ जाएगा. यहाँ से क्या आ जाएगा? 1000. ठीक है, एक ज़ीरो और जोड़ दो, 10,000. 15 से गुणा कर दो, 15,000 है कि नहीं? 15,000 आ गया वर्क डन. अपॉन टाइम, टाइम कितना लिया जा रहा है? इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन एवरेज 20 पीपल पर मिनट 1 मिनट का यहाँ पे टाइम है. 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, क्योंकि हमें SI यूनिट में निकालना है. पावर की SI यूनिट कमेंट बताएंगे जल्दी से. तो कितना आ जाएगा? 6 से ही कर लेते हैं. 6 दूनी 12 और 6 पंचो 30, 00. ठीक है, तो 2500 वॉट. वॉट इज द SI यूनिट. अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर? किलो वॉट में दिया हुआ है, तो किलो वॉट में 1000 से भाग कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2.5 किलो वॉट निकल के आ जाएगा. दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2. अच्छा, ये बताओ कि जो ऐसे रैंडम दिमाग में आया था, तो आप बताओ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की यूनिट क्या होती है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसकी यूनिट क्या होती है? 4 रेजिस्टर्स हैं ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर, ईच आर कनेक्टेड इन वेरियस पॉसिबल वेज both in series and or parallel to get different combined resistances. Which of the following values of resistance cannot be achieved by using all the 4 resistors? ठीक है, 4 आपके यहाँ पर रेजिस्टर्स हैं, उनको आप डिफरेंट तरीके से, जैसे आपका मन हो वैसे आप कंबाइन करो. ठीक है, जैसे आपका मन है वैसे कंबाइन करके देख लो कौन सी इसमें वैल्यू आ ही नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए. किलो वॉट आवर होगा. और अब ये क्वेश्चन और बता दो कि 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं? कितने जूल होते हैं? सर GK 3.0 की PDF पेड में प्रोवाइड कर. ठीक है, चलो वो एनोटेड PDF सारी दे देते हैं. ठीक है. सौरभ के पैसे ख़त्म हो गए. चलो सौरभ पे ध्यान मत दो, यहाँ पे दो. ठीक है, तो 4 रेजिस्टेंस है आर के. अब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? चारों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दो, 4R आ जाएगा. आपको पता है ना कि सीरीज़ में जब हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पहला हम केस ले लेते हैं कि चारों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो जब चारों को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो मतलब सीरीज़ में तो सिर्फ हम R प्लस मतलब सीधे जोड़ना होता है और तो कुछ करना नहीं होता है. दूसरा ले लेते हैं कि चारों को पैरेलल कर देते हैं. चारों को पैरेलल कर देते हैं मतलब कि जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो ऐसे निकल के आएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R. अगर आप थोड़ा सा भी प्रोफिशिएंट हैं इसमें तो आप आराम से निकाल लेंगे कि भाई R/4 आएगा, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ. तो R यहाँ LCM आएगा, 1 1 1 सब जुड़ जाएगा तो 4/R. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1/R इक्विवेलेंट था, तो R इक्विवेलेंट कितना निकल आएगा? ये R/4 बोले तो 0.25 इसको बोल सकते हैं, 0.25 R. ठीक, ये एक पॉसिबल वैल्यू हो गई. तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि 2 सीरीज़ में कनेक्ट कराएं, 2 पैरेलल में कनेक्ट करवाएं. तो 2 को सीरीज़ में कनेक्ट करवा दिया, ठीक है, तो कितना निकल आया? 2R. ठीक है, और 2 को पैरेलल में कनेक्ट करवा दिया, 1/R प्लस, तो ये कितना निकल आएगा? ये आपका निकल के आएगा R/2. अब ये मत बोलना सर 2/R आएगा, देख लो यहाँ पे. ठीक है,
यहाँ पे पहले 4/r आया था, लेकिन r इक्वलेंट तो पलट जाता है वो, तो r/4 हो गया। तो वैसे यहाँ पे r/2 निकलेगा। ये दो को सीरीज़ में और ये दो को पैरेलल में, और इन दोनों कॉम्बिनेशन को सीरीज़ में कर दो। समझ रहे हो ना, जैसे कि ये मैंने बोला ऐसे देन ऐसे, तो ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं कि ये दो पैरेलल में हैं, कौन से, ऐसे करके आप बना सकते हो। तो ये दो पैरेलल में हो गए, ठीक है, इनको हमने निकाल लिया। देन ये दोनों तो सीरीज़ में ही थे, जो इनका इक्विवेलेंट निकल के आया वो ऊपर वाले दोनों से सीरीज़ में बन गया, ठीक है, सीरीज़ में बैठ गया वो। तो r2r प्लस r/2 करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 5r/2, ठीक है। एलसीएम लेके देख लो, दो एलसीएम आएगा, 4r प्लस r 5r आएगा, देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो 4r आ जाएगा प्लस r आ जाएगा, तो 5r/2 यानी कि 2.5r। एक बार निहार लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस में है। 2.5r बिल्कुल ये हो सकता है पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, और 0.25r भी निकला था, ये भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। अच्छा 1.3r कैसे हो सकता है, अगर हम 3 को सीरीज़ में पैरेलल में जोड़ दें, 3 को पैरेलल में जोड़ दें तो r/3 निकलेगा, और उसको एक रेजिस्टर से सीरीज़ में करवा दो तो कितना आएगा 4r/3, तो वही वैल्यू आ जाएगी 1.33r। 2r कैसे भी नहीं आएगा, 2r तो कैसे भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यू आपकी नहीं होगी, ठीक है, इसको अचीव नहीं कर सकते हैं आप। वाई विल अ पर्सन वे मोर एट द नॉर्थ और साउथ पोल, कि किसी व्यक्ति का जो वजन है वो उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर अधिक। शुभम शर्मा सर, मेरा एसएससी का पेपर 11 को है स्टेनो का, मैंने 24 क्लास पीओ की सीरीज़ की है, मैं उससे रिवाइज़ करूं या पूरी 30 क्लास करूं, मॉक देना बंद कर दूं क्या सर? मॉक आप पे डिपेंड करता है आपने कितने दिए हैं कितने नहीं दिए हैं। अगर कम दिए हैं तो अभी कर सकते हो तो कर लो, और अगर लगता है इनफ कर लिए हैं तो रिवीजन पे जाओ। और 30 क्लास हैं, 24 आपने कर ली है, 24 कर ली हैं तो लास्ट की 2 क्लास और कर लो, 26 कर लो, लास्ट की 2 मतलब 29 और 30 कर लो, बाकी मत करो 25, 26, 27, 28, ठीक है। और उनको उसको बार बार बस रिवीजन करो आप, ठीक है, उसको बार बार आप रिवाइज करो, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। सर प्लीज़ प्रोवाइड द PDFs ऑफ IRS ऑफ निट्टो। भाई IRS का भी PDF चाहिए क्या, मतलब क्या मलय समझपति क्या हो भाई आप लोग हैं भाई। मैं जो IRS करवा रहा हूँ निट्टो का, वो तो नोट्स से हैंड रिटन नोट्स से करवा रहा हूँ, और वो हैंड रिटन नोट्स पहले से आपके परमार SSC टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, शायद आपको पता नहीं है इसलिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर आपके जो जहाँ से मैं करवा रहा हूँ नोट से, किसने पूछा था, मलय जी, तो मलय जी आपके नोट्स जो है ना जिनसे मैं करवाता हूँ वो परमार SSC टेलीग्राम पे पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं उसका PDF नहीं देता हूँ। उसका भी एनोटेड PDF चाहिए बताओ, उसमें तो मैं कुछ लिखता भी नहीं हूँ। वाई विल अ पर्सन वे मोर एट द नॉर्थ और साउथ पोल, तो भाई हमें पता है कि पोल्स पे वेट ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है इक्वेटर पे। क्यों? क्योंकि पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है। पोल्स पे ग्रेविटी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो बल्ज्ड है, सेंटर पे फूली हुई है और चपटी हुई है पोल्स पे। ये हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। क्यों है ऐसा? अर्थ के ये क्या बोलते हैं, रोटेशन की वजह से ऐसा है। अर्थ के रोटेशन की वजह से ऐसा है। रोटेशन की वजह से आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, अभिकेंद्रीय बल की वजह से ये फूली हुई है यहाँ पे और चपटी है पोल्स पे। अब जो हमारी ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस ये कम होगी, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी। भले यहाँ पर डायग्राम में देखने को लग सकता है आपको कि यार ये तो बड़ी लग रही है इससे, उस पर मत जाओ, भावनाओं पे जाओ बस तुम, उस पर मत जाओ, भावनाओं पे जाओ बस तुम, ठीक है। तुम्हें पता है कि यार यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे बल्ज्ड है, तो ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस। ये हमारे पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, क्लियर है। तो यानी कि इक्वेटोरियल जो रेडियस होगी, है ना, हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि जो इक्वेटोरियल रेडियस होती है वो ज़्यादा होती है पोलर रेडियस से। इसकी वजह से ग्रेविटी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो डिस्टेंस पोल्स पे कम है तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो मास ज़्यादा होगा। लेकिन ग्रेविटी की चर्चा ना करके यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की चर्चा करिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशियां हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, इनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज ना सिर्फ मैग्नीट्यूड पे
बल्कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, जिनको सदिश राशि बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि टाइम कितना हुआ है, तो आप टाइम बोलोगे कि 5:26 हो रहा है, लेकिन आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि 5:26 तो हो रहा है, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है, साउथ में कुछ अलग होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो टाइम के डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है टाइम, तो टाइम स्केलर होगा, मैग्नीट्यूड दोनों में होगा। ठीक है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे, जिसकी एसआई यूनिट जूल होती है, वो एक्चुअल में डिपेंड नहीं करती है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से यहाँ से क्वेश्चन बनता है रिपीटेडली, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, स्केलर तो मैग्नेटिक, तो ये हमारा क्या है, स्केलर है, एनर्जी स्केलर होता है। ठीक है, तो क्योंकि एनर्जी स्केलर होता है तो तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा आपके पास ऑप्शन नंबर फोर्थ। फोर्स वेक्टर होगा, है ना, डायरेक्शन पे फोर्स लगा है, मैटर करता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, मोमेंटम और वेट, ये सब। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। और काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन ज़रा बताओ क्या होता है। यानी अगर हम डबल करेंगे किसको, लीनियर मोमेंटम को, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या असर पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने कुछ पीछे भी क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक, तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। ठीक है, 1 kWh में। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है P²/2m, यानी कि अगर इसको डबल करेंगे तो ये जो है क्वाड्रपल हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कमेंट में बताएंगे कि जो प्रेशर है वो कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है। प्रेशर जो कि क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, कितना बल लगाया गया। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट से भी क्वेश्चन बनते हैं, एसआई यूनिट से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, देन रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ये आपको बताना है। देन जो आपका साउंड होता है, लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड, उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो प्रेशर की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना ये स्केलर होता है, भले फोर्स है इसके फॉर्मूले में लेकिन ये स्केलर है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, कैपेसिटेंस कंडक्टेंस की होती है सीमेंस, या फिर मो, या फिर ओम इनवर्स, कुछ भी बोल लेंगे इसको। कैपेसिटेंस की होती है संधारिता की फैरेड। एसआई यूनिट और स्केलर वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बेसिक होता है लेकिन पूछता है। डेसिबल, इंडक्टेंस की लगे हाथ बता दो, इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी। ठीक है, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी। एट 1 bar pressure the volume of a fixed amount of hydrogen gas is 2.27 liters. What will be the amount if the pressure is kept at 0.2 bar? तो 1 बार का प्रेशर पे वॉल्यूम है 2.26 लीटर, तो 0.2 बार पे कितना होगा। तो इंडक्टेंस की ध्यान रखना है, हेनरी है। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं फिजिक्स में, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन बनते नहीं होते हैं फिजिक्स पे। ठीक है, ओम मीटर इसका एसआई यूनिट होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसको रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन सबसे क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। भानु सिंह सर जी, लास्ट मोमेंट पे डर लग रहा है स्टेनो के लिए, कुछ 2-3 लाइंस मोटिवेट कर दो, मोटिवेशन दे दो, लास्ट में मोटिवेशन मिलेगा, अभी नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा भैया, इसमें लगेगा आपका लाउडनेस की डेसिबल, हाँ लिख दिया डेसिबल। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपका P1V1 इज इक्वल टू P2V2। कौन सा लॉ होता है ये, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, कौन सा लॉ होता है ये होता है बॉयल्स लॉ। किस साल दिया गया था, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे, ये भी पूछा जाता है आपसे किस ईयर में दिया गया था। अब प्रेशर है यहाँ पे 1 बार, वॉल्यूम है 2.27 लीटर। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, प्रेशर को 0.2 कर दिया, तो पूछ रहा है वॉल्यूम कितना लेगा ये। तो कुछ नहीं, 2.27 अपॉन 0.2 कर देंगे तो वॉल्यूम निकला के आ जाएगा ये वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ज़ीरो हटाएंगे तो मतलब एक पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक है, और यहाँ पे 2 ज़ीरो लगेंगे। सिंपल ऐसे ही करते होंगे आप, वैसे तो आप तेजू मास्टर होंगे, आप तुरंत कर देते होंगे, लेकिन ठीक है हमें समझना है। ठीक है, बेसिक से तो मतलब 820 हो गया आप। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, 113.5 अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है पर, लेकिन ज़ीरो भी नीचे लगा हुआ है,
तो 0 भी नीचे लगा हुआ है तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 11.35, क्या 11.35 आ जाएगा आपका, ठीक है, लीटर में, ठीक है, लीटर में। अच्छा ऐसा हुआ क्यों, ये भी देखेंगे क्या चीज़। हाँ प्रियांशी ने देखो सब लिख दिया, 1662, 1787, 1711, यस यस यस, ठीक है बिल्कुल, अभी वो भी हम रिवाइज कर लेंगे। तो ये लीटर में आया, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में क्या करना पड़ता है, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है, 1000 से, तो कितना आ जाएगा 11350 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों ऐसा हुआ कि जब हमने प्रेशर को घटाया तो वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, देख रहे हो 2.27 लीटर से 11.35 लीटर हो गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो प्रेशर, इस बॉयल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर और वॉल्यूम जो है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, और 1662 में दिया गया था। कौन सा लॉ बोलता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, कौन सा लॉ बोलता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ये होगा एट कांस्टेंट प्रेशर और ये होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये है आपका चार्ल्स लॉ, कौन सा लॉ है ये आपका है चार्ल्स जी का लॉ। और ये कौन सा लॉ है, ये है आपका गे-लुसैक लॉ, गे-लुसैक्स लॉ। ये आपका दिया गया था इन द ईयर 1787 और ये दिया गया था इन द ईयर 1801, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन दी नंबर 0.002609 द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, तो संख्या इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। अब सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में ध्यान रखना जो नॉन जीरो डिजिट होती है, जो नॉन जीरो डिजिट होती है वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, वो एक सार्थक अंक माना जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है जो एक नॉन जीरो नंबर होता है। तो इस हिसाब से तो 3 होने चाहिए, लेकिन 3 आंसर नहीं होगा क्योंकि आपने पूरी बात अभी सुनी ही नहीं, ठीक है। पूरी बात यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर होता है एक नॉन जीरो नंबर, चाहे वो कहीं पे भी हो, आगे पीछे बीच में ऊपर नीचे कहीं भी हो, ठीक है। जीरो के साथ कुछ लफड़ा है, जीरो जो हमारे आगे लगे होते हैं, समझ रहे हैं आप, ये नंबर के नॉन डिजिट, जो हमारी नॉन जीरो डिजिट है उसके आगे जितने भी जीरो होंगे वो आपके, ठीक है, जो आगे लगे हुए हैं नॉन डिजिट के वो आपके आगे, समझते हो ना, ठीक है, उससे पहले, तो जो पहले लगे हुए, आगे ना लिख के मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, पहले जो पहले लगे हुए नॉन डिजिट जीरो से वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक। और जो बाद में लगे होंगे या बीच में भी लगे होंगे, बाद में लगे हों, जैसे ये बीच में लगा हुआ है, या फिर हम 9 के बाद भी लगा देते हैं 0 0 0, वो सब सिग्निफिकेंट में आएंगे, ठीक है। 0 अगर बीच में लगा है और अगर पीछे लगा है, ठीक है, बाद में लगा है और बीच में लगा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो अब देख लो नॉन जीरो 3 है, 2 6 और 9, और बीच में लगा है 1 है, तो 4 हो जाएंगे इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सर D SSB 2024 जेल वार्डन का देखना पड़ेगा, ठीक है। BMI निकालना एक पर्सन का जिसका कि वेट है 50 किलो एंड हाइट है उसकी 1.5 मीटर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो हम कैसे निकालते हैं, BMI बॉडी मास इंडेक्स निकालना, आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, वेट का स्क्वायर कर देते, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, वेट रख देते हैं और डिनोमिनेटर में हाइट का स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाइट का स्क्वायर, और ये हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर में। वेट है कितना 50, हाइट कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2, सिंपल। तो 2 2 ऊपर चले जाएंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ रख देते हैं, हटा देते हैं डिनोमिनेटर से। इतना तो सबको पता होगा कि कैसे ये गणित हुई, ठीक है। तो ऊपर चले गए, नीचे क्या बचा है 9 बचा है, ठीक है। तो ऊपर क्या है 200, नीचे क्या है 9 दूनी 18, दूनी 18, दूनी 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 दूनी, तो ऑप्शन नंबर 2 दूनी दूनी, ठीक है। इफ 4 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल बी देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बहुत ही एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, 4/4 खत्म, अभी करवाए थे, है ना। सर पढ़ते ही नहीं है कमेंट, साक्षी जी तो आपका क्या भूत का कमेंट है भाई, हैं पढ़ते ही नहीं कमेंट। या तो हम पढ़ लें तुम्हारे कमेंट या तो सॉल्व करवा लें, पढ़ेंगे तो भी दिक्कत होगी कुछ लोगों को कि पढ़ते ही रहते हैं, अरे पढ़ाओ ना, कमेंट उतना क्यों देख रहे हो, और कमेंट पढ़ा लो तो उसमें भी दिक्कत है ना, दोनों में दिक्कत है इस
दिक्कतें ही दिक्कतें हैं ज़िंदगी में। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव विद अ पीरियड ऑफ 0.04 सेकेंड्स। तो फ्रीक्वेंसी कैसे क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम के, ठीक है, हमें पता है। तो टाइम कितना है, 0.04 है, कितना आ जाएगा, 25 हर्ट्ज़ होती है SI यूनिट फ्रीक्वेंसी की, है ना, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट हर्ट्ज़ होती है। हेनरिक हर्ट्ज़ को हम किस लिए जानते हैं, हेनरिक हर्ट्ज़ को किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है, जिस चीज़ की इन्होंने डिस्कवरी करी थी उसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। अब बताओ कौन सी चीज़ थी वो, तो वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है कि किसी भी आप मेटल सरफेस पे लाइट को अगर डालोगे, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, निकलेगा वो डिपेंड करता है कि आपने कितने फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी उस मेटल की सरफेस को तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब वो भी कितनी स्पीड से निकलेगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, वो डिपेंड करता है कितनी फ्रीक्वेंसी की आपने वो पर्टिकुलर जो इंसिडेंट लाइट रे है वो डाली है, ठीक है। तो 1921 में मिला था नोबेल प्राइज़, किसको, आइंस्टाइन जी को, इसी के लिए मिला था, ठीक है, आइंस्टाइन जी के लिए, इस पे फर्दर काम करने के लिए। 12th, द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स इज 8.311 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर मिनट का मतलब क्या है, तो हम पढ़ते हैं कि लाइट ईयर जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं लाइट ईयर, है ना, कि जो हमारी क्या बोलते हैं सनलाइट है वो अर्थ तक आते आते तक इसको 8.3 मिनट का समय लगता है। अब इस मिनट का मतलब ये होता है, 8.3 मिनट का मतलब होता है कि जो लाइट है, ठीक है, लाइट उतने डिस्टेंस को वैक्यूम में इतने उसमें कवर करेगी टाइम में। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस की यूनिट होती है यहाँ पे मिनट। जो लाइट ईयर हम यूज़ करते हैं, लाइट ईयर वो डिस्टेंस के बिहाफ में यूज़ किया जाता है इन दी टू मेजर दी डिस्टेंसेस बिटवीन दी सेलेस्टियल बॉडीज़। जो हमारी खगोलीय दूरियां हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एंड आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है सर, लाइट ईयर किलोमीटर में, तो वो आपका होता है लाइट ईयर किलोमीटर में 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है, टाइम की नहीं होगी यहाँ पर यूनिट, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको बताना है एक बॉडी का जो एक्सेलरेट कर रही है 5 से 10 मीटर पर सेकेंड में 2 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता क्या है, तो होता है ये चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में चेंज आया वेग में, और कितने टाइम में आया, कितने टाइम में वो चेंज हुआ, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितने टाइम में हो रहा है, 2 सेकेंड में, तो 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ख़त्म हो गए क्वेश्चन आपके, ठीक है। 13 क्वेश्चन थे कुल मिला के, कुल मिला के 13 सवाल थे, और कितना स्कोर किया 13 में ये ज़रा बता दो आप। आनंद चौहान, हर्ट्स भी लाइक मेहनत करे कोई और फल मिले किसी और को। हाँ सर, रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट का क्या हुआ, फिल हो गई हैं पॉलिटिकल साइंस लर्निंग अड्डा जी, फिल हो गई हैं, है ना। और क्यों हुई हैं वो आपको 1 जनवरी को पता चलेगा सुबह 10 बजे यहीं पे। फिजिक्स बहुत इजी था और कम भी था, है ना। सर जी 12 आए हैं 13 में, आनंद, ऋषिकेश 13, कृष्णदास 13, अनिकेत के 14 आ गए हैं। देखो इतना आसान था कि 13 में 14 मार दिया अंकित ने, केवट ने। हाँ, जागो बोल रहे हैं 7 आए, तनवीर के 12, गोलू 10, कामता प्रसाद भरद्वाज 7। ओके, PDF इसका मिल जाएगा परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाए आपको, ठीक है। ओके ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे टेम्परेचर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यस, ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को, आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। कल के कल 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 केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है, कल केमिस्ट्री करेंगे।
और परसों बायोलॉजी करेंगे। ये पीडीएफ आपको परमारिसी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। धन्यवाद। मिलेंगे सनी खत्री, बिल्कुल मिलेंगे, पहले सिलेक्शन ले लो उसके बाद, है ना। थंबनेल 15 का था ना, अब 15 का था नहीं है, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का था, हटा दिया मैटर वाला, और एक क्वेश्चन और ऐसे ही कुछ मैथ वैथ का था शायद, तो उसको हटा दिया। ठीक है।